नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी सामान्य ज्ञान की पहली टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें हम लेकर चलेंगे यूपी लेखपाल व यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी इनके माध्यम से, या फिर यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भी आ जाएगा। हमने यहाँ पर सामान्य ज्ञान के वही प्रश्न को ऐड किया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो उनका हमने यहाँ पर समावेश किया है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। और इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको भी जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे सामने पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है। आपको इसमें पढ़ना है और फिर देखना कि कौन सा गलत है। जैसे पहला ऑप्शन में दिया कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्यकाल रहता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। कौन सा गलत है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसने गलत पूछा है तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसने बोला ना कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की जो है आयु होनी चाहिए। ठीक है, न कि 30 वर्ष की। और इसी के साथ साथ मैं यह भी बता दूं, जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, और जो राज्यपाल होता है ये अपना त्यागपत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा, यानी कि राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करेगा और राज्यपाल जो है इसी को ही, यानी कि राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, ये होता है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। और एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। जवाब दीजिए क्या होगा आपका। कमेंट सेक्शन में प्रत्येक अभ्यर्थी अपना जवाब देता चले। चलिए देखो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि देखो भारत का जो केंद्रीय रेल मंत्री है उसको कौन करता है? प्रधानमंत्री। उसको जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर, यहाँ पर आ जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भारत का जो केंद्रीय रेल मंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति होती है उसकी सिफारिश जो है प्रधानमंत्री करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? आप लोगों ने बताना है। ठीक है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर होगा। तो पहला ऑप्शन दिया कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये बिल्कुल सही बात है भाई। जो जाकिर हुसैन है वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका जो कार्यकाल हुआ था 1967 से 1969 तक का उनका कार्यकाल रहा है, और ये भारत के जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये भी इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ता है, जो ये जाकिर हुसैन जो थे वो सबसे कम अवधि पर अपने पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे, यानी कि जो इनका समय सीमा जो कार्यकाल थी वो सबसे कम थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी इनके कार्यकाल में ही, इस कार्यकाल के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिसके कारण ये सबसे कम इनकी समय सीमा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। बताइए जॉर्डन की कौन सी राजधानी है? चलिए देखो, जॉर्डन की जो राजधानी है वो अमान है। ठीक है, अमान है। और अमान जो है इसकी मुद्रा जो होती है वो क्या होती है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। इसकी जो मुद्रा होती है वो होती है आपकी दिनार होती है। ठीक है, अमान की जो क्या होती है मुद्रा, वो दिनार होती है। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अनअकैडमी से यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन आईडी बना लेना है और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनअकैडमी कितने सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। आप कहीं से भी घर बैठे अपनी क्लास को ले सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है उसको दोबारा से आप देख सकते हैं, बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी
यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर मल्टीपल कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है, यानी कि वन सेक्शन आपको कई सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फाइल, क्विज, टेस्ट सीरीज और मल्टीपल डाउटिंग सेशन आपके यहाँ पर चलते रहते हैं। जो भी आपके डाउट होते हैं वो क्लियर यहाँ पर किए जाते हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप देखो जो छात्र ऐसे हैं जो प्लस नहीं ले सकते वो स्कॉलरशिप टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप ये स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो आपको प्लस कोर्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में। देखो इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के, और 120 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये 12 से 26 दिसंबर तक 10 AM पर चलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जिनकी रैंक आएगी उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि प्लस कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। विजय भव यूपीपीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको आप लगा सकते हैं। करंट टाइम करंट अफेयर बूस्टर फॉर यूपी एग्जाम के लिए चल रहा है। प्रगति इलाहाबाद हाईकोर्ट टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको भी आप लगा सकते हैं। कुछ हमारे बैच कोर्स भी चल रहे हैं, जिसमें यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल और विजयी भव यूपीपीसीएस मेंस बैच 2021 है, इनको आप एनरोल कर सकते हैं। यूपीपीसीएस आरओ के लिए जो है मेंस की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, पेपर 1 की। और देखो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इतने सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल आदि, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड AK लाइव है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई न्यू लर्नर आता है जो क्लास लॉक रहती है, उनको फ्री में अनलॉक करके देख सकता है, तो उसके लिए आपको AK लाइव कोड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बीपीएससी और यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। आप अनअकैडमी को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम सीधा अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? बताइए कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? चलिए उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब आ चुका होगा। प्लीज़ प्रत्येक छात्र कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देता चले। देखो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो तोगरो का है, ठीक है, तोगरो का है, जिसको हम बोलते हैं तुगरिक, ठीक है, इसको हम तुगरिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, तोगरोक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो मंगोलिया की मुद्रा का नाम तोगरोक है, जिसको हम तुगरिक भी बोलते हैं। और इसकी राजधानी अगर मैं बताऊँ, इसकी राजधानी जो होती है वो उलान बटोर होती है मंगोलिया की राजधानी, ठीक है। और इसकी मुद्रा तुगरिक और राजधानी उलान बटोर, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? बताइए, 5 सेकंड का आपके पास समय है। एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो देखो एशिया का प्रश्न था कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा था? तो भाई ये इंडोनेशिया है, ठीक है। कौन सा है? इंडोनेशिया है, क्योंकि ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जो इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया आबादी इसकी कितनी क्या बोलते हैं इसकी, यहाँ पर आबादी कितनी है? 259 मिलियन है, ठीक है। इसकी आबादी 259 मिलियन के आसपास है, ठीक है। एशिया का ये जो है सबसे बड़ा आबादी वाला देश, अगर मैं बात करूं एशिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, तो वो आता है चाइना, जिसको हम चीन बोलते हैं, ठीक है। पूरे एशिया का ये नंबर 1 पर है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है। तो चीन की जो है आबादी जो है लगभग 1378 मिलियन के आसपास है। ये मिलियन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये मिलियन आ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? अपना देश भारत है, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर है आबादी के मामले में एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूँ तो यहाँ पर 1329 मिलियन होगी, ठीक है। इतना मिलियन, 1329 मिलियन आबादी यहाँ पर रही है। और इसी के साथ यहाँ पर जो बांग्लादेश लिखा हुआ है इसके बारे में बता दूँ तो देखो बांग्लादेश का जो स्थान है वो 5वां स्थान है, यानी कि एशिया में ये अगर मैं क्रम की बात करूँ तो चाइना, भारत और यहाँ पर इंडोनेशिया, और बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो उसका 5वां स्थान है आबादी के मामले में, ठीक है, 5वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? बताइए कौन सा है? सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्राज़ील आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील में जो है दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र की सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है।
और यह वन जो है ये ये अमेजन, ये जो अमेजन बेसिन है ना, इसके आसपास इसका जो है उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। अमेजन वन आपने सुना होगा नाम, ठीक है, जो अमेजन वन है तो उनके पास जो है इसका विस्तृत रूप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सभी विद्यार्थी अच्छे से लगाएंगे इसको। चलो देख लेते हैं उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? गोदावरी है यहाँ पर, ठीक है, गोदावरी है। इसकी जो कुल लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गोदावरी है ये, ठीक है। और कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि भाई ये जो गोदावरी नदी होती है इसका उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है, महाराष्ट्र के एक स्थान पड़ता है, महाराष्ट्र के इसका नाम है त्रयंबक, ठीक है। सॉरी मैं दोबारा से लिख देता हूँ ऐसे करके थोड़ा सा, त्रयंबक पहाड़ी से, ठीक है, त्रयंबक पहाड़ी से ये निकलती है गोदावरी, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र की पहाड़ियों से निकलती है जिसका नाम है त्रयंबक पहाड़ी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की चिन्हित करने के लिए हर वर्ष तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जो मानवाधिकारों है उसकी सार्वभौमिक जो घोषणा है उसको चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए उम्मीद आपको पता होगा, आपका जवाब आ चुका हो। 10 दिसंबर जो है आपका राइट आ जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू की गई मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम था? ये आपको बताना है कि जो वर्ष 2018 में जुलाई में अमरनाथ मंदिर की जो तीर्थ यात्रा थी उस यात्रा करने वाली यात्रा सहायता के लिए जो CRPF द्वारा शुरू किया गया था मोबाइल सहायता केंद्र का, उसका क्या नाम था? बताइए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब यहाँ पर आ चुका होगा और सही जवाब है आपका साथी बी ऑप्शन। देखो मैं बता दूं कि जुलाई 2018 में अमरनाथ जो मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्री थे उनकी सहायता के लिए CRPF ने एक यहाँ पर साथी नामक मोबाइल सहायता केंद्र का इन्होंने शुरुआत की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई खेल 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? अभी आप NTPC के एग्जाम को दे रहे हैं तो क्योंकि 18 के भी यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो बताइए क्या हो सकता है आपका उत्तर? उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन 132, ठीक है। तो यहाँ पर जो शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश था चीन, उसने कुल 132 स्वर्ण पदक जीते थे और इसी के साथ 92 जो है इसने रजत पदक जीते थे। किसने? रजत पदक। और 65 कांस्य पदक जीते थे इसने, कांस्य पदक किसने? चाइना ने, ठीक है। अगर मैं भारत का उस समय की बात करूँ, 2018 की बात करूँ, तो भारत का उस समय 8वां स्थान रहा था। भारत का जो स्थान रहा था वो 8वां स्थान रहा था, जिसमें हमारे 15 तो स्वर्ण थे, 24 हमारे रजत थे और इसी के साथ 30 हमारे कांस्य थे। तो इसी के साथ जो भारत है वो 8वें नंबर पर रहा था 2018 में। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ये आपने बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो ये नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में, ठीक है। तो नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है द हैग, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट जो जगह है नीदरलैंड की द हैग में है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में। एग्जैक्ट जगह क्या है? द हैग है। कौन से सन में हुई? 1945 में हुई। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश परिवर्तित होता है, बताइए क्या होता है? देख लेते हैं। तो देखो सही जवाब हो जाएगा पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में, किस में होगा? फल में परिवर्तित होता है। डी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षतिगत CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो वाष्प में जहरीली होती है, जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो जो CFL होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं, उनको मतलब उनका जो खात्मा करने के लिए सुरक्षित रूप से क्या किया जाना चाहिए? तो मतलब सुरक्षित रूप से उसको निपटाना चाहिए जब वो ख़राब हो जाती है। तो इसमें ऐसा क्या होता है जो कि ये जहरीला होता है, ये बताइएगा थोड़ा सा आप। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो इसका जो सुरक्षित रूप से इसका निपटान करना चाहिए क्योंकि उसमें पारा होता है, ठीक है। पारा, ये याद रखिएगा यहाँ पर, पारा। जो पारा होता है इसमें, जो पारे की जो वाष्प होती है वो स्वभाव में जहरीली होती है, ठीक है। पारे की जो वाष्प होती है वो स्वभाव में जहरीली होती है। अगला प्रश्न है आपका। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक को डैश कहा जाता है, क्या होगा? बताइए। चलो देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। तो देखो सही जवाब जो होगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जाइलम, ठीक है। जाइलम, क्योंकि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के आपके जो परिवहन है उसके लिए संवहनी जो ऊतक है वो क्या है? जाइलम है, ठीक है। उसको जाइलम कहा जाता है। जबकि पौधों में जो खाद्य पदार्थ जो होता है उसका जो परिवहन जो होता है, खाद्य पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, ये याद रखिएगा। तो पोषक तत्व, पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम के, और जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनका फ्लोएम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें, बताइए। तो देखो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं इसमें सिर्फ एक ही नाम है, ब्रेड मोल्ड। तो जो ब्रेड मोल्ड है ये पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, बताइए क्या है ये? आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। चलिए तो देख लो उत्तर देख लेते क्या। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो नायलॉन जो है, नायलॉन किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि जैसे पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया जाता है इसको, ठीक है। और यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, याद रखिएगा, नायलॉन, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर 10 जनवरी आपका हो जाएगा, ठीक है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी दिवस होता है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? देखो इसका उद्देश्य कि विश्व में हिंदी का जो प्रचार है, प्रसार है वो करना है और लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश ने अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, बताइए ये किसने किया है? भाई सभी विद्यार्थी यहाँ पर जवाब देंगे। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब होगा आपका जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। तो नाम थोड़ा सा ऐसा ही है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने जो है अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये सिद्धांत था, इसको प्रतिपादित किया था और उन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1801 ईस्वी में दिया था, ये याद रखेगा, ठीक है।